तो हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज बेलमेंट एंड प्लेज। होपफुली फर्स्ट टू 7 यूनिट आपने देख ली होंगी और आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है अपना बेलमेंट एंड प्लेज। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेलमेंट का मतलब क्या होता है और प्लेज का मतलब क्या होता है। बेलमेंट का मतलब होता है जब हम अपने गुड्स किसी और पर्सन को डिलीवर करते हैं फॉर सम पर्पज, और वो पर्पस पूरा होने के बाद वो गुड्स हमें वापस लौटा देता है, उसको हम बोलते हैं बेलमेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे मिस्टर राम है, राम के पास एक कार है और श्याम इसका फ्रेंड है। श्याम ने बोला कि मुझे दिल्ली जाना है और मुझे आपकी कार एक दिन के लिए चाहिए। राम ने अपनी कार श्याम को दे दी एक दिन के लिए। ओके, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेलमेंट। तो जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने गुड्स डिलीवर करता है फॉर सम पर्पस, एंड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सच पर्पस वो पर्सन वापस उसको रीडिलीवर करता है, उसी प्रोसेस को, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं बेलमेंट। सेकंड इज प्लेज। प्लेज से आप सब लोग फेमिलियर हो। जब कोई पर्सन किसी दूसरे बैंक से या दूसरे पर्सन से लोन लेता है और बदले में उसको अपनी चीज गिरवी रखता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेज। तो यूनिट 8 में हम यही पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है और किस बेस पे ये बनाए जाते हैं, ये सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट क्या है पढ़ते हैं हम। बेलमेंट मींस डिलीवरिंग ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, एंड दैट गुड्स should be returned on otherwise disposed of according to the direction of the bailor when the purpose is accomplished। जब एक पर्सन अपने गुड्स किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सम पर्पस, और वो गुड्स पर्पस पूरा होने के बाद या तो रिटर्न किए जाते हैं, वापस किए जाते हैं, या फिर वो बेलर की डायरेक्शन से डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं। डिस्पोज ऑफ मतलब मान लो गुड्स हमारे सिंगल यूज हो, तो सामने वाला बेलर कहेगा कि आप ये गुड्स ले जाओ और यूज करने के बाद इनको डिस्पोज ऑफ कर देना, फेंक देना इनको, उसको बोलते हैं। दोनों ही केस बेलमेंट में कवर होते हैं। अब इस टॉपिक में मैंने आपको दो वर्ड्स इंक्लूड किए, बेलर एंड बेली। जिसके गुड्स हैं और जो अपने गुड्स किसी और को ट्रांसफर कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेलर, और जिसको मैंने गुड्स सामने वाले को ट्रांसफर किए हैं, मतलब द पर्सन टू whom आई एम ट्रांसफरिंग द गुड्स इज कॉल्ड एज बेली। क्या होता है? बेली। पार्टीज टू द बेलमेंट, दो पार्टीज होती हैं, बेलर एंड बेली। बेलर कौन होता है? पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जिस पर्सन ने डिलीवर किए हैं उसको हम बोलते हैं बेलर। टू whom, जिसको डिलीवर किए हैं उसको हम बोलते हैं बेली। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बेलमेंट? जैसे हर टॉपिक का अपना एसेंशियल एलिमेंट्स होता है, वैसे भी बेलमेंट का अपना एसेंशियल एलिमेंट है। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या कवर होगा? जो बेलमेंट है बेस्ड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, इधर एक्सप्रेस और इधर इंप्लाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, जैसे तो एक्सप्रेस हो या फिर वो इंप्लाइड हो। मतलब अगर किसी पर्सन ने मेरे गुड्स लिए हैं तो ये उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो यूज होने के बाद या काम पूरा होने के बाद मेरे गुड्स मेरे को वापस करे। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अब लेट्स से मेरे नेबर को कोई चीज चाहिए है, मैंने उसको वो चीज दी, अब क्या वो उसी की हो गई या मैं उससे पैसे लूंगा उसके बदले में? नहीं, इन दोनों में से कोई केस नहीं होता। वो गुड्स यूज करने के बाद मुझे वापस देके जाता है, तो वो हमारा होता है कि कंसिडरेशन कोई जरूरत नहीं होती, मींस दैट बेलमेंट के अंदर कंसिडरेशन की नीड नहीं होती है। बट हो भी सकती है और नहीं भी। सर कैसे? अब लेट्स से अब यहाँ पे मेरी वॉच है, ठीक है, वॉच के सेल खत्म हो गए, मैंने इसको रिपेयर शॉप पे दिया और बोला कि इसमें सेल रिफिल कर दो। वॉच वाले ने कहा अभी तो थोड़ा सा काम है, आप 6-7 घंटे के लिए छोड़ जाओ और फिर बाद में शाम को आके ले जाना। मैं अपनी वॉच उतारी और उसको दे दी, ठीक है। अब मैंने अपने गुड्स किसी और को दिए किसी पर्पस के लिए। पर्पस क्या था? कि उसमें सेल डालने हैं, और पर्पस पूरा होने के बाद वो मुझे वॉच वापस करेगा, बट क्या मैं उसको पैसे भी दूंगा? सोचो, यस, पैसे भी दूंगा। तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन टू पर्सन, नेचर टू नेचर। Then kinds of delivery. There are two kinds of delivery. First is actual delivery. Second is constructive delivery. When the goods are physically handed over to the bailee is called as actual delivery. When the delivery is made by doing anything that is the fact of putting the good in the possession of bailee. दोनों समझिए क्या होता है।
एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड, अब ये फोन है, फोन मुझे रिपेयर करवाना है, मैंने सामने वाले को फोन दिया कि आप इसको रिपेयर कर दो, ये होगी एक्चुअल डिलीवरी, जब मैंने फिजिकल पोजीशन सामने वाले को दे दिया हो। अब लेट्स से मुझे मेरी गाड़ी की सर्विस करवानी है, क्योंकि गाड़ी उठा के दूंगा मैं उसको, ये चाबी डिलीवर करूंगा, ओनली की डिलीवर करूंगा, मैं इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि मैंने सामान उठा के नहीं दिया, बट ऐसी कुछ चीज उसको दे दी जिससे कि उस चीज का पोजीशन उसके पास आ जाएगा, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जहां पे मैंने ऐसा कुछ किया, बाय डूइंग एनीथिंग, ऐसा कुछ किया जिससे कि गुड्स सामने वाले के पोजीशन में आ गए, जैसे मैंने चाबी डिलीवर करी, उससे सामने वाले के पोजीशन में गुड्स ऑटोमेटिकली आ गए। पर्पस, पर्पस क्या होना चाहिए बेलमेंट का, कि कोई ना कोई काम उसके ऊपर हमें करना है। पोजीशन, इन बेलमेंट द पोजीशन ऑफ गुड शुड बी चेंज, पोजीशन में भी चेंज इधर बाय एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। बेलमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है कि पोजीशन सामने वाले के पास डिलीवर होना चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव के माध्यम से हो, चाहे वो एक्चुअल के माध्यम से हो। चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट अमाउंट टू चेंज ऑफ ओनरशिप, और सिर्फ पोजीशन जाना ओनरशिप जाना नहीं माना जाएगा। मैंने फोन रिपेयर करने के लिए दिया, कि मैंने गाड़ी सर्विस के लिए दी, ये क्या ओनरशिप थोड़ी ना चली जाएगी सामने वाले को, ओनरशिप सामने वाले को नहीं जाएगी। When the person is in custody of goods without having 100% possession, then they will not, that will not be amount to bailment। अगर मान लो मैंने सामने वाले को गुड्स दिए हैं पर 100% पोजीशन नहीं दिया, तो उसको बेलमेंट नहीं माना जाएगा। अब जैसे एक बात समझो, मेरी गाड़ी के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, ओके, हमने गाड़ी की चाबी तो दे दी बट पासवर्ड नहीं बताया उसे, तो उसके एक्सेस कैसे करेगा, तो इसलिए वो बेलमेंट नहीं होगा। या फिर लेट्स से मैंने अपना गोल्ड किसी को संभालने के लिए रखा हुआ है, ओके, कि अब इसको संभाल के रख लो, बट उसमें लॉक लगा दिया मैंने, आया समझ में, तो क्या बेलमेंट है वो, नहीं है, क्योंकि पार्टली पोजीशन उसके पास है, पार्टली पोजीशन मेरे पास है। पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि उसके पास राइट टू यूज भी हो, कि यूज करना चाहे तो वो यूज भी कर सके, 100% एक्सेस उसके पास होना चाहिए। अगर 100% एक्सेस नहीं है तो फिर वो बेलमेंट नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन इस पे बन सकता है 3 नंबर का, कि बताओ ये चीज बेलमेंट है या नहीं है, उसमें आपको कई सारे एग्जांपल दे देंगे कि चाबी अभी भी ओनर के पास है, पोजीशन सामने वाले के पास है, बताओ ये बेलमेंट हुई या नहीं हुई, नहीं। जैसे पार्किंग स्लॉट में मैंने गाड़ी लगा दी, चाबी उसकी मेरे पास है, क्या वो बेलमेंट है? मैंने पार्किंग ओनर को, जो भी उस स्पेस का ओनर होगा, उसके पास पोजीशन गया, क्या बेलमेंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 100% पोजीशन नहीं है उसके पास, सिर्फ गाड़ी का पोजीशन है, वो गाड़ी को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल देखो, ज्वेलरी इन द बैंक लॉकर्स, कार पार्किंग, कार स्लॉट्स, सर्वेंट having the custody of goods that belong to the master, these will not amount to bailment। Return of goods, bailey is obliged to return the goods, bailey is obliged, इसमें ना एक एग्जांपल मैं दोबारा बताता हूँ, सर्वेंट हैविंग द कस्टडी ऑफ गुड्स दैट बिलोंग टू मास्टर, मतलब मास्टर की गुड्स है और वो सर्वेंट के पास रखे हुए हैं, और सर्वेंट के पास अथॉरिटी नहीं है, अगर उसको सेल करने को मास्टर की परमिशन से करेगा वो, इसमें बिलमेंट नहीं होगा। रिटर्न ऑफ गुड्स, बेली इज obliged टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर आफ्टर a completion of the purpose, पर्पस पूरा होने के बाद ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है बेली की कि वो गुड्स अपने वापस करे, और गुड कैन बी ऑल्टर्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ बेलर, अदरवाइज नॉट। और अगर मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि गुड्स को चेंज करना पड़े, ऑल्टरेशन होनी हो कुछ गुड्स में, तो वो बेलर की कंसेंट से ही हो सकते हैं, बेलर की बिना कंसेंट के वो नहीं हो सकती। द गुड्स रिटर्न शुड बी इन सेम सेंस में होना चाहिए, अलग गुड्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स शैल नॉट बी अलाउड, इवन नोट दोज ऑफ हायर वैल्यूज, ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, केस स्टडी बन के। अब लेट्स से मैंने उनको 10,000 का फोन दिया था कोई रिपेयर करवाने के लिए, अब वो मुझे 12,000 का फोन दे रहे हैं बदले में, मेरे वाला फोन नहीं, बदले में कोई, तो क्या ये अमाउंट ऑफ बेलमेंट है? बताओ, नहीं। बेलमेंट की कंडीशन है जो चीज, जैसी चीज सामने वाले को जा रही है वैसे ही चीज वापस आनी चाहिए, 1% भी मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हाइयर वैल्यू की क्यों ना हो, चाहे 10,000 के बदले मुझे 12,000 का फोन क्यों ना मिल रहा हो, बट फिर भी वो बेलमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेम चीज मेरे पास वापस नहीं आ रही है। ध्यान रखना इस चीज को, चार मार्क करना है इसको। डिपॉजिट ऑफ मार्जिन मनी या डिपॉजिट ऑफ मनी इन बैंक इज नॉट ए बेलमेंट, सिंस मनी रिटर्न बाय बैंक शुड नॉट बी आइडेंटिकल। करेंसी नोट क्वेश्चन आ चुके हैं पहले कि मैंने बैंक की पैसे जमा करवाए तो बेलमेंट है, पहली बात तो कोई पर्पस नहीं है कि बैंक उसको यूज करेगा। दूसरा, जब मैं पैसे विड्रॉ करवाऊंगा ये सेम करेंसी नोट मेरे पास वापस आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 के नंबर का नोट है, तो मैंने बैंक को दिया, तो जो विड्रॉ करवाऊंगा तो यही नंबर का नोट मेरे पास आएगा। कितने चांसेस है इसकी? 0% चांसेस है। ओके, देन our next topic is
टाइप्स ऑफ बेलमेंट। देखो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये याद कर लेते हैं, हेडिंग्स याद ही नहीं करते, अब हेडिंग्स याद कर लेते हैं, ये याद ही नहीं करते। तो हमको ध्यान रखना है, पहले आपको उनका बेसिस बताना है और फिर आपको उनके टाइप्स बताने हैं। बेसिस में ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। ओके, बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द बेनिफिट ऑफ बेलर और द बेनिफिट ऑफ बेली और द म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के बेनिफिट के लिए एग्जांपल देंगे आपको, वेट करो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के बेसिस ऑफ ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस। अब फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर समझो क्या है। बेलर मैं हूं, मैंने अपनी वॉच उतार के सामने वाले को डिलीवर की कि इसमें सेल रिफिल कर दो, तो उसमें बेनिफिट किसका, मेरा, और सामने वाले का भी बेनिफिट है, उसमें उसको पैसे मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। सेकंड, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर, इसमें लेट्स से मेरे पास कोई पेट था, मेरे पास कोई चीज थी, या फिर मेरे पास कोई गोल्ड था, लेट्स से गोल्ड मैंने पैक किया और सामने वाले को डिलीवर कर दिया, जैसे मेरा ब्रदर था कोई, ठीक है, या उसके बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन था। तो मैंने उसको बोला यार मैं 1 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो अब इस गोल्ड को संभाल के रख लेना। इसमें बेनिफिट किसका, मेरा बेनिफिट। किसका, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली में क्या आएगा, एग्जाम्पल ले लो इसका। जैसे एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, जैसे किसी को मेरी कार चाहिए थी 1 दिन के लिए, मैंने कार उसको डिलीवर करी, ठीक है आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल वगैरह रिफिल करवा लेना इसमें, और जब पूरा हो जाए वापस आए तो मुझे वापस दे देना। तो इसमें बेनिफिट किसका था, मेरा या सामने वाले का, बोलो सामने वाले का। तो इसलिए ये हुआ फॉर द बेनिफिट ऑफ बी। समझे, तो रिवॉर्ड के बेसिस पे या तो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूअस। जैसे अब फ्रेंड को मैंने कार डिलीवर करी थी, पैसे तो मैं लूंगा नहीं उससे, तो कौन सी पेमेंट हुई, इट इज ग्रेटिट्यूअस पेमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस जहाँ पे पैसे भी हो, जैसे वॉच रिपेयर करवाना, ठीक है ना, बेशक से म्यूचुअल बेनिफिट था, बट म्यूचुअल बेनिफिट में 2 आते हैं, ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस। इसमें ये ग्रेटिट्यूअस वाले, नॉन ग्रेटिट्यूअस वाली चीज कोई पैसे मुझे देने पड़ेंगे उसको। ओके, देन ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेलर मतलब जो अपना सामान डिलीवर किसी किसी और को कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बेलर। ओके, अब बेलर की ड्यूटीज क्या है, डिस्क्लोज नॉन फैक्ट, अगर गुड्स में कोई भी डिफेक्ट हो जिससे कि बिजली का नुकसान हो सकता हो, तो वो उसको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। जैसे गाड़ी की ब्रेक फेल हो रखी है, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस, अगर ना बताने की वजह से कोई भी लॉस सामने वाले को हुआ हो, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको भरपाई करूंगा। इंडेमनीफाई द बिली, वही बात है, अगर इसमें और इसमें फर्क है, बट हम डिटेल में करेंगे जब मैं समझाता हूँ आपको। बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, जब पर्पस पूरा हो जाता है तो बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे। तो फर्स्ट इज डिस्क्लोज द नॉन फॉल्ट, डिस्क्लोज द, जो पता हो उसे वो या ना पता हो, क्या देखेंगे मतलब ये डील करता है कि फॉल्ट बताना है, इसमें फॉल्ट बताना है, कौन सा फॉल्ट कब, वो हम देखेंगे अभी। इसमें 2 केस आपको पढ़ने पड़ेंगे, पहला ग्रेटिट्यूअस एंड सेकंड इज नॉन ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बेलर, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, ग्रेटिट्यूअस है और बेलर सिर्फ उसी फॉल्ट को बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए वो अवेयर था। केस स्टडी में आ सकता है, मतलब अगर बेलर अनअवेयर था किसी फॉल्ट को लेके, उसको भी नहीं पता था, और बेलमेंट का नेचर कैसा है, क्रेडिटिवस, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ इट डज नॉट मेक सच अ डिस्क्लोजर, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेजेस अराइजिंग टू द बेली। अगर ग्रेटिट्यूअस था, उसको पता भी था, मतलब एक तो ग्रेटिट्यूअस था और उसको लेके वो अवेयर भी था, और उसने नहीं बताया, तो वो इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। बट नॉन ग्रेटिट्यूअस था, ये तो चल बाद में पढ़ेंगे हम, ग्रेटिट्यूअस था प्लस अनअवेयर था, वो अनअवेयर और नहीं बताया, नहीं बताया कि उसको पता नहीं, तो बताएगा कैसे वो, तो वहां पे कोई डैमेजेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस पेमेंट, जिसमें मुझे पैसे भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, तो उसमें चाहे वो बंदा अवेयर हो चाहे वो बंदा अनअवेयर हो, दोनों के लिए उसको बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब एक बात सुनना, मैंने मेरे फ्रेंड से कार हायर पे ली है, तो मान सकता हूँ कि उसको पता नहीं होगा, बट मैं किसी हायरिंग एजेंसी से जो किराए पे देती है कार, उस पे लेता हूँ, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कार को चेक करवा के मेरे को दे, या फिर बिना चेक करवाए मेरे को थोड़ी ना देगा वो, कि टायर में हवा वगैरह प्रॉपर है नहीं है, पंचर वंचर तो नहीं है, ब्रेक वगैरह सही है नहीं, क्लच वगैरह सही है नहीं है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि वो मुझे बताए पहले, या फिर वो चेक करे पूरी गाड़ी को, स्क्रीनिंग करे, मुझे तो चाहे पता हो चाहे ना पता हो, बताने पड़ेंगे, और नॉन ग्रेटिट्यूअस का केस है।
बी नेसेसरी एक्सपेंसेस, ये चीज आपको देखो एज इट इज याद करनी है। क्या बोला मैंने? एज इट इज, ऐसा का ऐसा याद करना पड़ेगा। ग्रेटुअस के केस में फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है, कौन से एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों बेलर ही बेयर करेगा। नॉन ग्रेटुअस में ऑर्डिनरी वाले बेलर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बेली, ये आपको याद करने हैं। देखो ठीक है, मतलब ग्रेटुअस में क्या कह सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो मैं क्या सामने वाले से पैसे थोड़ी ना लूंगा कि यार अब मेरा जैसे फ्रेंड राहुल है, तो मैं कहता हूँ राहुल ना यार 200 रुपए का पेट्रोल लेके अपने 200 रुपए दे मुझे, ऐसा थोड़ी होता है। तो चाहे वो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, दोनों बेलर ही बियर करेगा जो गुड्स दे रहा है। बट अगर नॉन ग्रेटुअस है, कार किराए पे मैंने दिया 10 दिन के लिए, तो ऑर्डिनरी वाले बेलर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बेली, समझे? ये वाले बेयर करने पड़ेंगे। द बेलर इज, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ से पढ़ते हैं इसको। द बेलर इज लायबल टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द बेली, फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस द बेली इज रिस्पॉन्सिबल। मतलब ऑर्डिनरी के लिए बेली रिस्पॉन्सिबल होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए बेलर, ऐसे ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉन ग्रेटुअस के केस में दो पॉइंट आते हैं हमारे, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में बेली रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में बेली रिस्पॉन्सिबल होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जांपल जैसे ये हो गया ऑयलिंग, और ये हो गया लेट्स से इंजन खराब हो गया, उसका ब्रेक खराब हो गई, कोई और चीज खराब हो गई, स्पेयर पार्ट चेंज करवाया है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बेलर ही बेयर करेगा। ओके, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर द प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। अगर बेलर ने टाइम से पहले अपना सामान वापस मंगवा लिया हो, तो उसकी वजह से प्री मैच्योर टर्मिनेशन की वजह से बेली को कोई भी नुकसान हुआ हो, तो वो बेलर को बियर करना पड़ेगा। एंड लॉस टू बी कंपनसेटेड बाय द बेलर इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड वेयर ही हैड लेंट द गुड्स ग्रेटिट्यूअसली। मतलब जो गुड्स ने 10 दिन के लिए दिए थे, अब उसने 3 दिन बाद उसको वापस मंगवा लिया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया, अब जो भी डैमेजेस उसको हुआ था वो सारा बेलर को रिम्बर्स करना पड़ेगा। पर कितना डैमेजेस? जितना उसको बेनिफिट हुआ था उससे ज्यादा। मान लो 3 दिन का बेनिफिट उसको 6,000 पे हुआ था, ठीक है, और अगले 7 दिन के एक्सपेंसेस मतलब प्री मैच्योर करने की वजह से उसको 10,000 हुआ, तो बेनिफिट कितना मिला बेलर की वजह से? 6,000। बेलर की वजह से लॉस कितना हुआ? 10,000। तो अल्टीमेटली लॉस कितना है बेलर की वजह से? 4,000। जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेली, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। पहला, इंडेमनीफाई एनी लॉस, ये हम पढ़ चुके हैं। It is the duty of the bailer to receive back the good after the time has been expired, the purpose has been accomplished. If the bailer refuses to deliver the goods, the bailee can claim the compensation for the necessary expenses incurred for the safe custody. टाइम आ गया वापस देने का, बेली देने के लिए आया, बट चीज ऐसी जो मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं रख ले यार, तू मुझे चाहिए ही नहीं, या फिर मेरे घर में जगह है, तू रख इसको, मुझे चाहिए नहीं है, यूजुअली ऐसा मेरे लिए ऐसा नहीं कह सकता वो। मैंने उसको गुड्स दिए थे पर्पस के लिए, वो पर्पस पूरा हो चुका है, वो गुड्स मुझे वापस लेने पड़ेंगे। ओके, अगर नहीं लिए और सेफ कस्टडी के लिए उसको कुछ पैसे लग रहे हैं, तो वो पैसे मुझे बियर करने पड़ेंगे। चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना। तो हमने क्या पढ़ा अभी? हमने अपना बेलर की ड्यूटी, फर्स्ट इज डिस्क्लोज नॉन फैक्ट, सेकंड बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस, थर्ड इंडेमनीफाई द बेली, एंड फोर्थ इज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। ये चार चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन ड्यूटीज ऑफ अ बेली, जिसको मैंने गुड्स दिए हैं उसकी क्या ड्यूटी हो सकती है? पहला, ध्यान रखना है गुड्स का, रीजनेबल केयर करनी है, जैसे उसके खुद के ही गुड्स हों वो। नो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, मतलब मैंने उसको कार दी थी और मैंने उसको बोला था कि ना मतलब इसका सस्पेंशन ज्यादा ठीक नहीं है, और तो इसको ना गड्ढे वड्ढों में मतलब मत चलाना, जहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड हो वहां पे मत चलाना इसे। ओके, और उसने चलाए ही कहाँ पे? जहाँ पे उबड़ खाबड़ रोड थे, जहाँ पे रोड बिल्कुल ही डैमेज थे, जानबूझ के ऐसा उसको टेस्ट करने के लिए। तो क्या अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स। मुझे नो मिक्सिंग ऑफ गुड्स, अपने गुड्स के साथ हमको मिक्सअप नहीं करना, गुड्स को वापस देना पड़ेगा जब पर्पस पूरा हो जाए, और अगर उन गुड्स से कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है तो वो वापस देना पड़ेगा। इसमें एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स से मैंने गुड्स उसको बेल किए थे, वो गुड्स था कार, कार का मतलब मैंने उसको गुड्स दिए थे। अब क्या हुआ, मीनवाइल जब गाड़ी खाली खड़ी थी उसके पास, तो उसने सोचा क्यों ना मतलब एक दो पैसेंजर को लोड कर लिया जाए और उसको डेस्टिनेशन पहुंचा दिया जाए, और जिसको हम ये कैब सर्विस बोलते हैं, कैब सर्विस दे दी जाए। उसने कैब सर्विस देनी स्टार्ट कर दी। गॉट इट? अब एक चीज बताओ मुझे आप, कैब सर्विस से उसने पैसा कमाया 800 रुपए,
तो 800 रुपए का ओनर कौन? वो या मैं? सोचो, मतलब मेरे ही गुड्स से उसने 800 रुपए कमाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बताओ भाई। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मतलब मैं इंटाइटल्ड हूँ कि मैं वो प्रॉफिट उससे ले सकता हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। रीजनेबल केयर करना है, कोई इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, देन रिटर्न करने हैं गुड्स, और एक्रेशन हुआ तो वो भी वापस करना है, और नोट टू सेटअप एन एडवर्स स्ट्रेटजी। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे पास किसी की कोई चीज पड़ी है तो मैं क्या कहूँ सामने वाले पर्सन को, ये चीज मेरी है या किसी और की है? किसी और की। मतलब मुझे एडवर्स टाइटल सेटअप नहीं करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जिसके गुड्स हैं मुझे उसी को वो डिलीवर करने पड़ेंगे, उन्हीं को बताना पड़ेगा। जैसे राम के गुड्स मेरे पास पड़े हुए हैं और कोई थर्ड पर्सन आके पूछता है मुझसे गुड्स किसके हैं, तो मुझे राम के ही बताने हैं। इसको बोलते हैं नोट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। ओके, देखो अभी हमने क्या पढ़ी, ड्यूटीज। अब हम पढ़ने वाले हैं राइट्स। राइट्स ऑफ अ बेलर एंड राइट्स ऑफ अ बेली। बेलर की राइट्स क्या हैं? फर्स्ट इज टर्मिनेट द बेलमेंट। अगर कभी भी बेलर को ये लगा कि मेरे गुड्स वो अनऑथराइजली यूज कर रहा है, जिस पर्पस के लिए मैंने दिए थे उस पर्पस के लिए वो यूज नहीं कर रहा है, तो वहां पे मैं टर्मिनेट कर सकता हूं। और जो टर्मिनेशन की वजह से डैमेजेस होंगे वो भी मैं बियर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। अगर पर्पस पूरा हो गया है, कुछ लोग ऐसे ऐड नहीं होते हैं कि भाई पर्पस भी पूरा हो गया फिर भी रखे रहते हैं गुड्स, उनको गुड्स वापस देने की मतलब जिम्मेवारी नहीं होती, जैसे कि दूसरों को गुड्स चाहिए ही नहीं होते हैं, ऐसा है ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गुड्स को वापस ले, मांगे गुड्स को, उसका राइट है। राइट टू फाइल शूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अगर मेरे गुड्स को कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या जिसको मैंने दिए थे उसकी जगह कोई और यूज कर रहा है, या फिर कोई और पर्सन बेली को गुड्स यूज नहीं करने दे रहा है, तो मेरे पास राइट है कि मैं उस पर्सन को शू भी कर सकता हूँ। राइट टू शू द बेली, मतलब डैमेजेस, मेरे गुड्स खराब कर दिए उसने तो बेली को मैं शू कर सकता हूँ। राइट टू गेट द कंपनसेशन, कंपनसेशन भी डिमांड कर सकता हूँ अगर मेरा कोई लॉस हो गया है तो। ठीक, तो ये थे हमारे सारे राइट्स ऑफ बेलर। देखो पहला तो केस ये है कि आपको एज इट इज ही याद करने हैं, बट अगर ऐसा हो कि एज इट इज आपको याद नहीं हो पा रहे तो आप अगर दिमाग लगा के भी इसको लिखोगे ना तो 4 पॉइंट तो आपको वैसे ही निकल के आ जाएंगे। समझे कि राइट क्या है, वापस लेना गुड्स को, कि कंपनसेशन लेना, शूट फाइल करना अगर कोई डैमेजेस हुए हैं तो, ठीक है, और टर्मिनेट करना अगर वो अनऑथराइज यूज कर रहे हैं तो। देन राइट ऑफ बेली, बेली के क्या राइट्स है, मतलब जिसको मैंने गुड्स दिए हैं उसके क्या राइट्स है? पहला, डिलीवर बैक द गुड्स, मतलब बेलर अपने गुड्स लेने से मना नहीं कर सकता। अब पता है बच्चे क्या सोचते हैं कि बेलर पागल है, क्यों उन्हें गुड्स वापस नहीं ले रहा। बच्चों कभी कभार ऐसे होता है कि गुड्स डेंजरस नेचर के होते हैं और बेलर जानबूझ के फंसाने के लिए बेली को गुड्स डिलीवर करता है, समझे। तो उस टाइम पे वो मना नहीं कर सकता कि मैं गुड्स मेरे नहीं है, मैं नहीं लूंगा, यहाँ पे रखो इसको। बेली अगर वापस दे रहा है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलर टू रिसीव बैक द गुड्स। समझना इस बात को। राइट टू इंडेमनीफाई, बेलर की वजह से कोई भी नुकसान हुआ है तो वो बेली सॉरी बेलर की वजह से बेली को नुकसान हुआ है तो बेली के पास राइट है कि वो बेलर से सारे के सारे पैसे डैमेजेस ले सकता है। राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, अगर गुड्स हमारे फॉल्टी निकल गए हैं, गुड्स हमारे फॉल्टी निकल गए हैं और फॉल्टी निकलने की वजह से बेली का कुछ नुकसान हो गया है तो वो बेलर से क्लेम कर सकता है। जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस लगे हैं उसके, वो भी बेली बेलर से रिकवर कर सकता है। राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ गुड्स, इसमें तो बच्चों को पता है इतनी दिक्कत रहती है, आई डोंट नो व्हाई, इतना आसान सा कंसेप्ट है। अब लेट्स से ए के पास एक गुड्स थे, समझना इस बात को, इसके पास ये गुड्स थे जो कि बेलर ने बेली को दे दिए यूज करने के लिए, तो बेलमेंट हो गई है। जब वापस देने का टाइम आया ना तो सी एक पर्सन था, वो बी के पास गया और बोला इन गुड्स का ओनर मैं हूं। अब बेली क्या कहता है, भाई मैंने तो बेलर से लिए थे तो मेरी नजर में तो वही ओनर है। सी कहता है नहीं नहीं, ओनर तो मैं हूं, वो तो झूठ बोल रहा है, वो चोरी के गुड्स थे वो। तो बेली के पास क्या राइट्स है कि वो कोर्ट के पास जा सकता है ये पता लगवाने के लिए कि एक्चुअल में ओनर कौन है, एक्चुअल में ओनर कौन है। ठीक, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर राइट ऑफ पर्टिकुलर लिंक, जनरल लिंक, ये दोनों हम प्लेज में पढ़ेंगे। वैसे कि अगर मान लो बेली ने पैसे नहीं
बेलर ने गुड्स दिए थे काम करने के लिए और बेलर ने पैसे नहीं दिए, तो बेली के पास राइट है कि गुड्स के ऊपर अपना कब्जा कर सकता है। राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूइंग में पढ़ाता हूँ आपको। इवन a third party wrongfully deprive the bailey for using the goods or does them anything injury them to bailey is entitled to bring a suit against a third person for deprivation or injury। अगर मान लो कोई थर्ड पर्सन है जो कि बेली को गुड्स यूज नहीं करने दे रहा है, मतलब मैंने अपने गुड्स किसी पड़ोसी को दिए और गुड्स कोई थर्ड पड़ोसी यूज नहीं करने दे रहा उसको, मेरे पास राइट है कि मैं शो कर सकता हूँ, बेली के पास राइट है कि बेली भी शो कर सकता है। ठीक है, याद रखना चाहिए। देन टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट टर्मिनेट कब हो जाएगी, ये आपको याद है, पता है आपको, जब टाइम एक्सपायर हो जाए, पर्पस पूरा हो जाए, नोटिस देके, डेथ से, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की जो चीज मैंने बेलमेंट दी थी वो चीज ही खराब हो गई, चीज ही अब नहीं रही, तो उस टाइम पे हमारा जो बेलमेंट है वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके, बाय नोटिस मैंने पढ़ा दिया आपको, और डेथ के केस में हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ओके, और यहाँ पे आप ध्यान रखना एक चीज बाय नोटिस में कि नोटिस मतलब प्रॉपर टाइम पे देना है, अब बिना प्रॉपर टाइम पे दिए अगर मैंने टर्मिनेट कर दिया हो तो जो भी लॉस हुआ है सामने वाले पर्सन को बेनिफिट से ज्यादा वो मुझे रिम्बर्स करना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके, देन एक कंसेप्ट हमारा आता है, द कंसेप्ट इज फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है, किसी को चलते चलते रास्ते में ऐसे गुड्स मिलते हैं जिनका ओनर वो नहीं होता, तो वो होता है हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स, और उसकी ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को ओनर को ढूंढे और उसको वापस करे। However, the finder of goods have not right to sue the owner for compensation for the expenses voluntarily incurred by him in finding the owner and preserving the goods, but have right to retain the goods until he receives such compensation। ये ना बहुत ही बेहतरीन चीज, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ करवाता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे एक पर्सन था, लेट्स से शुभम। ओके, यहाँ पे एक पर्सन था सोहन। अब सोहन की एक चीज शुभम को पड़ी हुई मिल गई रास्ते में, और शुभम ने इसको ढूंढने की काफी कोशिश करी, जिसमें उसका 5,000 का पेट्रोल लग गया और उसको प्रिजर्व करने के 2,000 रुपए और लग गए। टोटल एक्सपेंस कितने लगे, 7,000। सोहन बोला भाई इतने के तो गुड्स भी नहीं है, मैं नहीं देता पैसे वैसे ही ना, मुझे गुड्स चाहिए, ले जा तू गुड्स वापस। तो वहां पे शुभम के पास राइट है कि वो गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है, बट सोहन को शो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखना। पर अगर कोई रिवॉर्ड सोहन ने डिक्लेयर कर रखा था, सोहन ने क्या बोला था कि अगर ये बॉक्स किसी को मिल जाता है तो मैं 11,000 का इनाम उसको दूंगा, तो वो फिर उसको शो करके रिकवर भी कर सकता है। मतलब जो एक्सपेंसेस लगे हैं उसके लिए वो शो नहीं कर सकता, बट गुड्स को रिटेन कर सकता है, और जो रिवॉर्ड है उसके लिए वो शो भी कर सकता है और रिटेन भी कर सकता है। ये आप ध्यान में रखना, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है ये। और फाइंडर ऑफ गुड्स के पास सेल का राइट कब आ जाएगा, या तो जब वो पेरिशेबल नेचर के हों गुड्स, या फिर जो हमारे एक्सपेंसेस लगे हैं वो 2/3 से ज्यादा लग गए हों। मतलब लगा लो 100 रुपए की चीज है और 66 रुपए से ज्यादा मेरे एक्सपेंसेस लग गए, तो वहां पे राइट टू सेल मेरे पास आ जाएगा। राइट ऑफ लीन, दो तरह के राइट ऑफ लीन हमारे आते हैं, जनरल लीन एंड पर्टिकुलर लीन। पर्टिकुलर लीन क्या होता है, जहां पे सिर्फ पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर ही राइट हो कि जो उस गुड्स पे मैंने काम किया है उनके ही पैसे में रिकवर कर सकता हूँ। पर्टिकुलर लीन मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने वॉच रिपेयर करने के लिए दी, उस पे लगे 2,000 रुपए, मैं कह रहा हूँ भाई मैं तो 2,000 रुपए नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। वो कहता है ठीक है मैं वॉच भी नहीं दे पाऊंगा फिर आपको, मैं ठीक है रख लो। ये कौन सा लीन हुआ, पर्टिकुलर लीन। यहाँ पे उस पार्टिकुलर बैलेंस के लिए वो मेरी पार्टिकुलर चीज को रिटेन करता है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर लीन। जनरल लीन, जहाँ पे सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं, बट अगर कोई पिछला ड्यू है अमाउंट उसके लिए भी वो रिटेन करके रख सकता है, उसको बोलते हैं जनरल लीन। मतलब जनरल बैलेंस के लिए जो उसको एक पर्सन से लेना है उसके लिए वो रिटेन करके रखे, तो उसको बोलते हैं जनरल लीन। बट जनरल लीन जब भी अवेलेबल होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझे कि पर्टिकुलर में कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली होता है, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होने की जरूरत नहीं होती, बट जनरल में मेंशन होना जरूरी है, ध्यान में रखना। ओके, फिर डिफरेंट बिटवीन जनरल एंड पर्टिकुलर लीन। जनरल 171 बोलता है, पर्टिकुलर 170 बोलता है। जनरल अगेंस्ट जनरल बैलेंस होता है, और यहाँ पे और नॉन पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट। पर्टिकुलर ऑटोमेटिक होता है, मैंने आपको भी बताया, और जनरल एग्रीमेंट में होना चाहिए।
और जनरल में गुड्स के ऊपर हम एक्सरसाइज कर सकते हैं लीन, चाहे हमने उसके ऊपर लेबर और स्किल कुछ लगाई हो या ना, चाहे मैंने उसके ऊपर काम किया हो, चाहे मैंने उसके ऊपर कोई भी काम ना किया हो। और इसमें स्किल्स होनी चाहिए, इसमें हम वॉच का एग्जांपल ले सकते हैं कि उस पे कुछ काम होना चाहिए, उस काम के पैसे अगर मैंने ना दिए हो तो भी उसके पास पर्टिकुलर लिंक का राइट आएगा। देन ई पॉइंट, ये इसमें एग्जांपल तो कौन-कौन कर सकता है, बैंकर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए और यहाँ पे बेली या फिर पेंटर ऑफ गुड्स। देन अपना अगला टॉपिक आता है इस यूनिट का, दैट इज प्लेज। प्लेज के मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को किसी और को गिरवी रखना, इसको बोलते हैं प्लेज। यहाँ पे हम एज ए सिक्योरिटी डेट के लिए अपने गुड्स किसी और को डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेज। टू पार्टीज होती हैं, पोनर एंड पोनी। पोनी को हम प्लेजी भी बोलते हैं। ओके, ओनर कौन होता है? द पर्सन हु डिलीवर द गुड टू अदर पर्सन। जैसे बेलर की तरह ही होता है जो अपने गुड्स किसी और को देते हैं। बस फर्क क्या है इसमें? फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि जो बेलमेंट होता है ना, बेलमेंट में कोई लोन वोन नहीं होता, बट इसमें लोन होना जरूरी है। ओनी जिसको डिलीवर किए हैं। एसेंशियल्स क्या है? सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओके, फिर गुड्स होने चाहिए। इमूवेबल है तो वो मॉर्गेज में आ जाता है, प्लेज में नहीं आता, इसलिए गुड्स होने चाहिए। गुड्स एग्जिस्टेंस में होने चाहिए और डिलीवरी होनी चाहिए, और डेट भी होना चाहिए, क्योंकि डेट की सिक्योरिटी और डेट नहीं होगा सिक्योरिटी किसी। पोनी के राइट क्या है? पोनी कौन? बैंक लगा लो, एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं यहाँ पे बैंक। क्या राइट है बैंक का? रिटेन करके रखना गुड्स अगर डिफॉल्ट हो गया है पे करने में। फिर रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट, मतलब चाहे जिस चीज के लिए मैंने गुड्स, जिस डेट के लिए मैंने गुड्स दिए थे वो तो मैंने पे कर दिया, बट कोई पिछला बैलेंस रखा है और उसके लिए भी रिटेन करके रख सकते हैं गुड्स, वो तो जनरल इन नहीं हो गया फिर, बट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए, ठीक, याद रखना चाहिए। अगर पोनी के उस गुड्स को संभालने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगे हैं तो वो पोनर से बियर करवा सकता है। पोनी इज राइट व्हेन द पोनर मेक डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के केस में पोनी के राइट क्या है? छूट फाइल करना, गुड्स को रिटेन करना और गुड्स को सेल करना। अगर जो सेल के पैसे मेरे पास आए हैं वो लेस देन सिक्योरिटी है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से सिक्योरिटी की वैल्यू थी हमारी 1,00,000 रुपए की, ओके, और लोन का अमाउंट था 1,20,000। जब मैंने इसको बेचा तो मेरे पास रिकवर कितने हुए? 1,00,000, बट लोन तो 1,20,000 का है, डिफरेंस कितना? 20,000, तो ये पोनर से रिकवर करेगा। अगर मोर देन वैल्यू सिक्योरिटी, मतलब जो मेरे सामान बिका है वो 1,30,000 का बिका है, लोन कितने का था? लोन था 1,20,000 रुपए का, तो एक्सेस में कितने आए मेरे पास? 10,000, तो 10,000 हुआ हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब वो मुझे पोनर को देना पड़ेगा क्योंकि उसी का अधिकार बनता है, ये आप याद कर लें। ओनर की क्या राइट्स हैं? ओनर कौन? बोरोवर। क्या राइट है? रिडीम द गुड्स, मतलब अगर डेट पे ऑफ कर दिया है, रिडीम मतलब वापस ले लेना। ड्यूटीज ऑफ ओनर, बस एक ही राइट है उसका। ड्यूटीज ऑफ ओनर, ओनर की क्या ड्यूटीज बनती है? ओनर कौन? जिस बोरोवर में जिसने दिए गुड्स, पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई फॉल्ट है गुड्स में तो वो डिस्क्लोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ओनर के गुड्स की वजह से पोनी का कोई नुकसान हो गया है तो उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, 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 मस्ट इंडेमनीफाई, देन मस्ट पे द डेफिशिट। ये बताओ ये कहां से लिंक किया आप लोगों ने? मस्ट पे द डेफिशिट, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर प्रोसीड कम हो गए तो डिफरेंस हम किससे लेंगे? ओनर से लेंगे, तो डेफिशिट का मतलब है डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस आए तो ओनर को बियर करना पड़ेगा, समझे? देन ड्यूटीज ऑफ पोनी, रीजनेबल केयर करना, यहाँ पे पोनी की मतलब बैंक की ड्यूटी है केयर करना, अनऑथराइज्ड यूज ना करना, वापस देना, मिक्स ना करना, और कोई भी ऐसा एक्ट ना करना जिससे गुड्स हमारे खराब हो जाएं, और टू रिटर्न द एक्रीशन, अगर गुड्स में कोई बढ़त हो गई है, इंक्रीमेंट हो गया है, एक्रीशन हो गया, तो वो भी सामने वाले को डिलीवर करना, बस, समझे? अब आता है हमारा वो पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, अगर कोई चीज किसी को गिरवी रखनी है तो गिरवी कौन रख सकता है? ओनली ओनर। सर इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉन ओनर प्लेज नहीं कर सकता? जनरली यस, नहीं कर सकता, बट कुछ केसेस हैं, देयर आर सम केसेस जहां पे नॉन ओनर ने अगर प्लेज किया है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। फर्स्ट इज प्लेज में मर्केंटाइल एजेंट, अगर मैंने मेरे एजेंट को अथॉरिटी दी हुई है
क्या मेरे गुड्स को प्लेज करके ऑर्डिनरी कोर्स में बोरिंग भी ले सकते हो? तो अगर उसने प्लेज किया है तो वो भी वैलिड माना जाएगा। कंडीशन इज दैट जो मतलब गुड फेथ में होना चाहिए और उसके पास मेरी इजाजत से पोजीशन होना चाहिए गुड्स का। प्लेज में पर्सन इन पोजीशन अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें ये था सिमरन के पास एक रिंग थी, कोर्स ने अप्लाई करके वो वंश ने ले ली। ओके, वंश ने वो बैंक के पास रख दी। अब दो के साथ बैंक को इस क्वेश्चन की नॉलेज है और बैंक को इस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है। अगर क्वेश्चन की नॉलेज है तो प्लेज इनवैलिड माना जाएगा, क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है तो प्लेज वैलिड माना जाएगा। देखा जाएगा कि बैंक गुड फेथ में है या नहीं, गुड फेथ में है तो वैलिड, नहीं है तो इनवैलिड। प्लेज विद ओनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट, इसमें ये था कि लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन था हिमांशु, हिमांशु रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। ओके, अब उसको एक फोन पड़ा हुआ मिल गया रास्ते में, आईफोन 16। ओके, आईफोन 16 उसको पड़ा हुआ मिल गया। अब हुआ क्या, बट उसकी थोड़ी सी क्रैक हो रखी थी साइड से, इसमें उसका रिपेयर लगना था 12,000 रुपये। इतना महंगा फोन है, 12,000 रुपये लगा देगा तो क्या ही बात हो गई। और हिमांशु अपने घर पे ले आया और उसने रिपेयर कॉस्ट लगा दी 12,000 रुपये। लेट से फोन था हमारा 1,85,000 एग्जाम्पल। ओके, अब इसने जो प्लेज किया है आगे इस फोन को, वो कहां तक वैलिड माना जाएगा? तो ये एप्पल का फोन इसने प्लेज करके लोन ले लिया, कहां तक वैलिड माना जाएगा? वो कितने पैसे उसने अपनी जेब से इंकर किए हैं उसके ऊपर, वहां तक वो वैलिड माना जाएगा। जैसे 12,000 तक, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर किसी पर्सन का किसी और के गुड्स में लिमिटेड इंटरेस्ट है तो बेशक से चाहे वो ओनर ना हो फिर भी वो वैलिड माना जाएगा, ये ध्यान रखना। को ओनर इन पोजेशन मतलब ए प्लस बी, इन दोनों ने मिलकर गुड्स लिए। ओके, अब वो गुड्स ना बी के पास पड़े हुए हैं, ए के कहने से, मतलब ए ने बोला बी आप अपने पास रख लो, बी ने आगे वो प्लेज कर दिए, तो वैलिड है इनवैलिड? अब को ओनर अभी तो दोनों का राइट हुआ ना प्लेज करने का, तो इसमें देखा जाएगा कि ए को इस बात की नॉलेज है या नहीं है और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए उसने प्लेज किया है या नहीं। प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोजीशन, ये देखो क्या बोलता है, मतलब सेलर ने सेल कर दी बट गुड्स अभी भी इसके पास ही पड़े हुए हैं और फिर सेलर ने आगे इसको कर दिया प्लेज। वैलिड या इनवैलिड डिपेंड करता है कि मतलब बैंक को प्रीवियस सेल की नॉलेज है या नहीं है, नहीं है तो वैलिड, है तो इनवैलिड। फिर दूसरा केस बायर इन पोजेशन, सेलर ने गुड्स बायर को दिए थे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, दैट इज कि 4 दिन आप यूज करके देखो उसके बाद। अब बायर के पास ओनरशिप तो अभी आई नहीं क्योंकि अप्रूवल बेसिस अप्रूवल अभी दी नहीं इसने, और वो उसने किसी थर्ड पार्टी को बैंक को गिरवी रख दिए। बताओ वैलिड है इनवैलिड? अगर गुड फेथ में है तो ये वैलिड मान लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड हैव नो नॉलेज ऑफ प्रीवियस एक्ट, और उसको पिछले एक्ट की कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए, मतलब बैंक को ये पता हो कि बायर ही ओनर है। अगर बैंक को पता था कि बायर ओनर नहीं है, सेलर ओनर है, और फिर भी उसने जानबूझ के ऐसा किया तो फिर वैलिड नहीं होगा प्लेज, ये ध्यान में रखना बात। देन डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट मतलब किसी पर्पस के लिए गुड्स हम किसी और को डिलीवर करते हैं वो बेलमेंट। प्लेज मतलब एज ए सिक्योरिटी गुड्स हमने डिलीवर किए हैं किसी को। पार्टीज बेलर एंड बेली, यहाँ पे पोनर एंड पोनी। पर्पस एनी पर्पस, कुछ भी पर्पस हो सकता है, यहाँ पे सिक्योरिटी का पर्पस। कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसमें कंसिडरेशन तो होती ही है। राइट टू सेल द गुड्स, बेली के पास राइट टू सेल बिल्कुल भी नहीं होता, बट पोनी के पास राइट होता है। अगर वो पैसे पे ना करे तो, ओनर अगर पैसे पे ना करे तो पोनी उसको सेल कर सकता है। राइट टू यूज, बेली यूज कर सकता है बट पोनी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक होल्डर होता है, वो यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिटेन करके रख सकता है। समझे? तो ये थी अपनी यूनिट नंबर 8 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बेलमेंट एंड प्लेज। अब इस पूरे चैप्टर की हमारी एक यूनिट रह गई है एजेंसी, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करूंगा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हम एक क्वेश्चन बैंक का सेक्शन भी रखें जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में आपको कवर करा सकूं। जितनी भी 9 यूनिट हमारे कवर हुई हैं, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कंसेप्ट सही समझ में आए हो, नोट्स आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके, ताकि आपको ऐसी वीडियोस बार बार मिलते रहें। अभी मैं
एक स्मॉल टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाने शुरू करूंगा, जैसे नेचुरल एलिमेंट ऑफ एक्शन हो गया, फिर कोई और स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, ताकि आपको वो टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाए। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।